यूजिहा नाम का यह लड़का एक छोटी सी दुकान चलाता है। हंटर्स के लिए हर तरह का सामान बेचता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके पास हमेशा क्राफ्टिंग मटेरियल्स की कमी रहती है और जो भी थोड़ा बहुत कचरा उसे हंटर्स के डंजन्स क्लियर करने के बाद मिलता है। हाँ, वह अक्सर लो क्वालिटी का कचरा होता है, लेकिन क्या हो अगर चीजें अलग हों? क्या हो अगर उसका अपना डंजन हो जहाँ वह अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स जब चाहे इकट्ठे कर सके? और भी बेहतर, सोचो अगर उसके पास पूरी एक फौज हो, ट्रेंड जानवरों की, जो उसके लिए कुछ भी लाए जो उसे चाहिए, अपने मास्टर के लिए मरने तक लड़ने को तैयार, और एक पूरी तरह से तैयार फोर्स में बदल जाए जो किसी को भी कुचल सके, जो उसे धमकाने की हिम्मत करे। और उसके ऊपर एक बहुत ताकतवर बिल्ली और एक उतना ही ताकतवर कुत्ता उसके साथ। जाहिर है यह सब बिल्कुल नामुमकिन लगता था, जब तक एक दिन जब वह एक अजीब पुरानी किताब पढ़ना शुरू करता है। वह बहुत बोरिंग निकलती है और वह उसके ऊपर ही सो जाता है, और जैसे ही वह ऐसा करता है वह अंदर खिंच जाता है। वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक घने धुंधले जंगल में पाता है। एक छोटा सा चुटकी लेना इस बात की तस्दीक करता है कि यह असली है, सपना नहीं, शायद एक धोखा। वह अपना स्टेटस विंडो चेक करता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। खामोशी परेशान करने वाली है। कोई जानवर नहीं, बस एक घनी धुंध जो उसके आसपास सब कुछ छुपा रही है। वह एक अजीब पौधे पर रुकता है जिसके फल तूफान से टूटी शाखों से लटक रहे हैं। वह अनजान लगते हैं जब वह करीब से देखने के लिए झुकता है। एक डिस्क्रिप्शन सामने आता है जो इसे लेवल 1 ईथर हर्ब बताता है। हंटर्स स्किल्स इस्तेमाल करने के लिए ईथर खर्च करते हैं और ज्यादा ताकतवर स्किल्स ज्यादा खर्च करती हैं। लेकिन इस हर्ब से हंटर्स 10 सेकंड्स के लिए बिना कोई ईथर खर्च किए स्किल्स कास्ट कर सकते हैं, जो उसे हैरान कर देता है। उसे अफसोस होता है कि वह हर्ब का लिक्विड रखने के लिए बॉटल्स नहीं लाया। तभी उसे एक टूटे हुए पेड़ पर चमकदार जिंदा पत्ते दिखते हैं और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है, यह सोचकर कि अगर वह उसे ऐसे ही छोड़ देगा तो वह मर सकता है। वह पास से पानी निकालता है और उसे पेड़ पर बरसाता है। उम्मीद करता है कि उसकी कोशिशें पौधे को जिंदा रखने के लिए काफी होंगी। नोटिफिकेशंस की एक बारिश उस पर आती है। प्लांट एमिएबिलिटी लेवल 1 और ब्लेसिंग ऑफ XXX लेवल। वह स्क्रीन को घूरता है, सोचता है कि क्या एक डाली को पानी देने से सच में यह सब हो सकता है। अचानक से हर्ब के पीछे वाला पुराना पेड़ रोशन हो जाता है और फिर उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। तभी वह हड़बड़ाकर जाग जाता है, असलियत में वापस आता है। पहले तो उसने इसे एक सपना समझकर टाल दिया, लेकिन यह बहुत ज्यादा असली लग रहा था। फिर उसे अपने हाथों पर लगी मिट्टी दिखती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है जो कुछ भी उसने देखा था वह सच में हुआ था। अभी भी पक्का नहीं था कि क्या माने। वह सोचता है कि क्या वह नींद में चलकर कहीं गया था, लेकिन उसके घर के पास कहीं भी मिट्टी नहीं थी, तो यह बात समझ नहीं आती। शायद वह सच में कहीं और गया था। बस इसे टेस्ट करने के लिए वह वही किताब उठाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उम्मीद करता है कि नींद उसे उस अजीब जंगल में वापस ले जाएगी। पता चलता है कि वह सही था। सो जाने के बाद वह उसी जंगल में जागता है, लेकिन उसे छोटे बदलाव दिखते हैं। धुंध कम घनी है और जगह ज्यादा खुली लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि यह एक डंजन है जो सिर्फ तब दिखता है जब वह सोता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसके लिए बिल्कुल नया था। डंजन के अंदर उसे एक सोलर एप्पल लेवल 1 एक पेड़ से लटका हुआ दिखता है। एक ऐसी चीज जो टॉप टियर डंजन्स में भी मुश्किल से मिलती है। हेल्थ पोशंस अकेले सिर्फ 10% मैक्स हेल्थ रिस्टोर करते हैं, लेकिन जब इस एप्पल के साथ मिलाए जाते हैं तो वह एक्स्ट्रा 20% ठीक करते हैं और रिकवरी टाइम लगभग 80% कम हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात इन मुश्किल से मिलने वाले सोलर एप्पल्स की भरमार थी। वह सोचता है कि अगर वह इनको ईथर हर्ब्स के साथ इकट्ठा कर सके तो वह एक बहुत ताकतवर पोशन बना सकता है। वह सोचता है कि कुछ एप्पल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वह अभी भी सोच रहा था कि सब कुछ अपने साथ कैसे ले जाए, कुछ आसमान से गिरता है और सीधा उसके चेहरे पर लगता है। उसने उसे सही वक्त पर पकड़ लिया और हैरानी से घूरता है। यह एक डायमेंशनल पाउच था। यह खोज दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी थी। इसके साथ वह चीजें डंजन से बाहर ले जा सकता था और शायद उन्हें अपनी जनरल स्टोर पर बेच भी सकता था। उसकी हैरानी के लिए इसके अंदर कुछ बॉटल्स भी रखी हुई थीं। सीन अगले दिन हंटिंग ग्राउंड की तरफ बदलता है, जो सोल्स डिस्ट्रिक्ट 7 में एक मशहूर हंटर स्पेशलिटी चेन स्टोर है। सामान खतरनाक हद तक कम हो रहा है। हंटर्स इधर उधर भाग रहे हैं, तैयारी करने के लिए बेचैन हैं क्योंकि उनके पास डंजन्स में जाने से पहले सिर्फ 30 मिनट हैं। पैरालिसिस रेजिस्टेंस पोशंस खास तौर पर कम थे। विचेस कॉल्ड्रन और पिरामिड जैसे दूसरे स्टोर्स में पहले ही बिक चुके थे। 12वें रैंक्ड हंटर सेयो हिएजिन द सोर्ड विच दुकान पर आती है। अपने मुश्किल से मिलने वाले टियर 4 डंजन गियर से सबका ध्यान खींचती है। यह पहली बार था जब किसी हंटर को उसे करीब से देखने का मौका मिला। वह सीधे मैनेजर के पास जाती है, जो उसके अचानक आने से हैरान था। वह बताती है कि उसके कॉल्स का जवाब नहीं मिला और वह जानना चाहती है कि जो पोशन उसने कल ऑर्डर किया था वह तैयार है या नहीं। मैनेजर माफी मांगता है, कहता है कि ज्यादा काम की वजह से पोशन अभी बन रहा है और उसे इंतजार करने को कहता है। लेकिन हीजिन जिद करती है कि वह इंतजार नहीं कर सकती। उसका डंजन रन 30 मिनट में शुरू हो रहा है। अपना फोन निकालकर वह दूसरी दुकानें ढूंढना शुरू करती है।
इसी बीच हमारा लड़का उन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है जो वह जंगल से लाया था। अपनी मेंटल लिस्ट से प्यूरिफाइड वाटर, अंडीन स्टीयर्स और ईथर हर्ब लिक्विड को चेक करते हुए वह कंफर्म करता है कि कुछ भी छूटा नहीं है। फिर वह सोलर एप्पल कॉन्सेंट्रेट मिलाता है और सब कुछ अच्छे से मिलाता है। अचानक से बहुत सारे नोटिफिकेशंस दिखते हैं जो बताते हैं कि XXX ब्लेसिंग लेवल 1 ने उसके पोशन पर एक बड़ी सफलता दिलाई है। उसे एल्केमी लेवल 1 मिलता है और वह सफलतापूर्वक एक स्पेशल पोशन लेवल 1 बनाता है। यह पोशन स्किल्स के लिए 14 सेकंड्स तक 0 ईथर कंजम्पशन देता है और 15 सेकंड्स में 14% मैक्स हेल्थ ठीक करता है। वह फ्लास्क को पकड़ता है, उस एल्केमी स्किल पर हैरान है जो उसे मिली है, कुछ ऐसा जो खुद को एल्केमिस्ट कहने वालों को नहीं मिलता। वह सोचता है कि यह XXX ब्लेसिंग क्या है जिसने उसके पोशन को इतना ताकतवर बना दिया। इसे बेचने का ख्याल उसके दिमाग में आता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि ऐसी चीज की कीमत कैसे रखे। पोशन बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे ही वह पोशन को अपने पास रखने और पहले खुद टेस्ट करने का फैसला करता है, हीजिन, वह पहले वाली हंट्रेस, उसकी दुकान में कदम रखती है और सीधे उसके पास जाती है। जल्दी से पूछती है कि क्या उसके पास कोई पोशंस हैं, ये साफ करते हुए कि वह जल्दी में है। उसकी नजर काउंटर पर रखे पोशन पर पड़ती है। वह पूछती है कि क्या ये हेल्थ पोशन है। जिहा कहता है कि हाँ है, लेकिन अभी बिकने के लिए नहीं है। वह वार्निंग को नजरअंदाज करती है, माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वह कुछ पैसे रखती है, उसे कहती है कि अगर ये काफी ना हो तो उसके गिल्ड से कांटेक्ट करे और तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। वहीं खड़ा रहता है, उसके पीछे से आवाज लगाता है, डरता है कि पोशन उल्टा असर न कर दे। कहानी सोर्ड विच की तरफ बदलती है जो डंजन के अंदर गहरी है, मोल जैसे जानवरों के साथ एक मुश्किल लड़ाई में फंसी है। वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है चमकती तलवारें छोड़ने के लिए जो मॉन्स्टर्स को चीर देती हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अपने रास्ते में सब कुछ साफ करती जाती है। 2 मेल कलेक्टर्स पीछे पीछे चलते हैं। 12वें रैंक्ड हंटर के लड़ाई संभालने के तरीके से प्रभावित हैं। लंबा वाला कहता है कि उनके लिए कुछ करने को नहीं बचा है, जो उसकी डोमिनेंस का साफ इशारा है। छोटा वाला सहमत होता है लेकिन बेचैन महसूस करता है और मानता है कि उन्हें अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए। लंबा लड़का अपने पार्टनर को सोर्ड विच को परेशान करने का ख्याल छोड़ने को कहता है और उसके बजाय चुपचाप रिसोर्सेज इकट्ठे करने पर ध्यान देने को कहता है। वह बताता है कि अगर हाइजिन वैसी ही होती जैसी वह पहले थी तो वह उन्हें बैकअप के लिए बुलाती, लेकिन एक खास घटना के बाद वह पूरी तरह से अकेले हो गई है। दूसरा लड़का उस घटना के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वह उनकी तरफ दौड़ती है, सबको भागने के लिए चिल्लाती है। वह हैरान रह जाते हैं, अचानक आए इस अलार्म से दंग रह जाते हैं। अलार्म की वजह सामने आती है, एक बहुत बड़ा जानवर जिसमें पर्पल चमक है और तेज धार वाले पंजे हैं। यह मैन स्टॉकर ग्रेड 4 डंजन्स का एक एवर्जन लेवल मॉन्स्टर है जो अपने जानलेवा जहर और बड़े साइज के लिए बदनाम है। घबराहट छा जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी सिचुएशन कितनी खराब है। आदमी उसकी वार्निंग के बावजूद वहीं खड़े रह जाते हैं, तो वह पीछे हट जाती है उस मैन स्टॉकर का अकेले सामना करने के लिए। वह अपनी भारी तलवार उस बड़े से सींग वाले जानवर पर चलाती है और जोर से लड़ती है। फिर भी उस डीमन की ताकत उस पर भारी पड़ती है और उसकी ईथर लगभग खत्म हो चुकी है। अब वह बस इतना कर सकती है कि उसे थोड़ी देर तक रोके रखे ताकि बाकी लोग भाग सकें। खतरे के इस पल में उसके ख्याल अपने पार्टनर की तरफ जाते हैं, संगयुग, जिसे वह अब भी यहाँ चाहती थी, लेकिन वह जानती है कि वह जा चुका है, अब मदद के लिए नहीं है। यह सच्चाई देखकर कि वह अकेली है, उसे वह पोशन याद आता है जो उसने पहले हमारे लड़के की दुकान से खरीदा था। जब खोने के लिए कुछ नहीं था तो उसने वह पोशन पी लिया और वह हैरान थी कि यह कितना स्वादिष्ट था। अचानक से ईथर की एक लहर उस पर छा जाती है और उसे ताकत से भर देती है। नई ताकत महसूस करते हुए वह वापस लड़ाई में उतरती है, डीमन के खिलाफ कंट्रोल लेने के लिए तैयार। अपनी स्किल पावरफुल सोर्ड रैम्पेज के साथ उसने उस जानवर को 2 टुकड़ों में काट दिया। वह हैरान थी कि पोशन की वजह से उसकी हेल्थ ठीक हो गई और 0 ईथर खर्च हुआ, जिसकी वजह से वह स्किल को 10 सेकंड्स तक रोक पाई, जो उसके आम 3 सेकंड से कहीं ज्यादा था। खाली बोतल को घूरते हुए उसे उस दुकान के बारे में जानने की इच्छा हुई जहां से उसने इसे खरीदा था। अगली सुबह हेजेन जिहा की दुकान में घुस जाती है, उस पोशन के बारे में जवाब मांगती है जो उसने खरीदा था और उसे डराती है। देखने वाले आपस में फुसफुसाते हैं, उसे उस मशहूर हंटर के रूप में पहचानते हैं जिसने अकेले ही मैन स्टॉकर्स के झुंड को खत्म कर दिया था, और उन्हें एहसास होता है कि उसकी आवाज बहुत तेज है। वह माफी मांगती है और उस पोशन के बारे में पूछती है जिसने उसकी 14% हेल्थ ठीक की थी बिना किसी ईथर के खर्च के। वह बताता है कि यह 0 टियर डंजन में मिले एक सोलर एप्पल से बना था। ये बात उसे और ज्यादा उलझा देती है, ये सोचते हुए कि ये एप्पल्स कितने मुश्किल से मिलते हैं। जी हाँ, ज्यादा बताने से घबराते हुए गोलमोल जवाब देने की कोशिश करता है। तभी हाइजिन को एक चमकती हुई नीली शीशी दिखती है। वह बताता है कि यह आइस रेजिस्टेंस पोशन है, 32% 40 मिनट के लिए। वह हैरान रह जाती है, ये जानते हुए कि ज्यादातर सिर्फ 10% 15 मिनट के लिए देते हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह उसके सोर्स के बारे में पूछती है, और वह याद करता है कि उसे एक जादुई जंगल में मुश्किल से मिलने वाली विंटर स्ट्रॉबेरीज मिली थी। हालांकि उस वक्त वह सिर्फ लेवल 1 की थी और 20% आइस रेजिस्टेंस 30 मिनट के लिए देती थी। हमारे लड़के ने वह बेरीज इकट्ठी की थी जिसे उसने अपनी एल्केमी स्किल से रिफाइन करके पोशन बनाया था, और इस प्रोसेस में उसका लेवल भी बढ़ गया था। वह दावा करता है कि इंग्रेडिएंट्स टियर 0 डंजन से आए थे।
हालांकि उसकी बात पर शक था। हीजिन उसके पास जितने भी पोशंस थे सब खरीद लेती है, मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा पैसे देकर। जाने से पहले वह उसके नाम की तारीफ करती है, यह इशारा करते हुए कि उनके रास्ते फिर मिलेंगे। बाद में वह जंगल में वापस जाता है। वहां उसे ग्लोस्टोन, किंडल जेम मिलते हैं और वह विंटर बेरीज फिर से इकट्ठी करने का प्लान बनाता है। यहाँ इतने सारे मुश्किल से मिलने वाले रिसोर्सेज और ये बात कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है उसे सोचने पर मजबूर करती है कि ये कैसी जगह है। झाड़ियों में एक सरसराहट छोटे बीटल जैसे मिथिक मॉन्स्टर्स प्टेरोड्रोन्स को सामने लाती है। वह उनके साइज से हैरान होता है, लेकिन एक बैरियर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। बैरियर के उस पार डेविल एंट्स, बड़े खतरनाक हैजर्ड क्लास के जानवर प्टेरोड्रोन्स से लड़ रहे हैं। एक को मारो तो और आ जाते हैं। हर एक में अवर्जन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक जहर होता है, लेकिन उनका साइज बीटल्स के मुकाबले सही नहीं लगता क्योंकि उन दोनों को एक ही साइज का होना चाहिए। लड़ाई बहुत बुरी हो जाती है जब डेविल एंट्स प्टेरोड्रोन्स पर हावी हो जाते हैं। वह पक्का नहीं था कि वह किससे लड़ रहे हैं, लेकिन देखता है कि वह छोटे जानवर कमजोर पड़ रहे हैं। जैसे ही वह मदद करने की सोचता है, एक प्रॉम्प्ट सामने आता है जो उसके और उसके प्टेरोड्रोन्स के बीच एंट्स के खिलाफ जंग का ऐलान करता है और उससे पूछता है कि क्या वह इसमें शामिल होगा। प्टेरोड्रोन्स को अपना लिखा देखकर वह शामिल होने के लिए मान जाता है और एक वार्निंग प्रॉम्प्ट दिखता है, उसकी तरफ हार रही है। वह एक एसेंस के लिए 3 छोटे बफ्स में से एक चुन सकता है या 2 एसेंस लेबरर्स ब्लेसिंग पर खर्च कर सकता है। बाद वाला चुनकर जिहा प्टेरोड्रोन की ताकत वापस लाता है और वह जल्दी से डेविल एंट्स को हटा देते हैं। लड़ाई के बाद जिहा उन छोटे जानवरों को जंगल की हिफाजत करने के लिए शुक्रिया कहता है। वह इकट्ठे होते हैं और उसे एसेंस स्टोन्स का एक ढेर देते हैं। बैरियर गिर जाता है और इलाके को घेरे हुए धुंध हट जाती है। हालांकि जिहा ने थोड़ी देर के लिए आने का प्लान बनाया था, अब वह जंगल को और आगे एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। कहानी हंटर्स नेट की तरफ बदलती है, जो डंजन हंटर्स का हब है जहां सीओ हेजिन के बारे में चर्चा हो रही है। द सोर्ड विच वह 12वें नंबर पर है, लेकिन चैट रूम्स उसकी हाल की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। एक प्राइवेट चैट में एक लाल बालों वाली औरत ऑनलाइन एक यूजर के साथ सोर्ड विच के बारे में बात करती है। बातचीत में यह पता चलता है कि हायजिन तब से अकेले हंट कर रही है जब से उसका पार्टनर सुंगयुक 3 साल पहले गायब हो गया था। फिर भी यूजर इस बात को टाल देता है, कहता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। लाल बालों वाली औरत उस ठंडे अनजान लहजे पर गुस्सा हो जाती है, यह जानते हुए कि हायजिन ने सालों तक डंजन्स में तलाश की है। वह ऐसे लापरवाह शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी अचानक चुल ह्युन, उसका गिल्डमेट, इटर्नल फ्लेम गिल्ड का एक मशहूर एल्केमिस्ट, उसके गुस्से को बीच में रोकता है और उसे अपना ख्याल रखने की याद दिलाता है। वह उससे यूजिहा के बारे में जानकारी अपडेट करने को कहती है जो उसने इकट्ठी करने को कहा था। वह बताता है कि दुकान का मालिक सिर्फ एक लो रैंक्ड हंटर है जो सिर्फ मुश्किल से मिलने वाले सोलर एप्पल बेचने के लिए जाना जाता है। वह और ज्यादा डिटेल्स मांगती है और उसे पता चलता है कि सोलर एप्पल ईथर के इस्तेमाल को बहुत कम कर देता है। फिर भी जिहा उसके पोशंस को उनकी असली कीमत से बहुत कम में बेचता है। इन्वेस्टिगेटर को शक है कि वह आदमी या तो उसकी कीमत नहीं जानता या बहुत सीधा है। वह ताजी हवा के लिए बाहर निकलने और खुद यूजिहा से मिलने का फैसला करती है। वह उसे कार ऑफर करता है, लेकिन वह मना कर देती है जब तक वह उसे याद नहीं दिलाता कि वह चाहवा यौन है, इटर्नल फ्लेम की गिल्ड मास्टर। कहानी जिहा की तरफ बदलती है, जो धुंध और बैरियर हटने के बाद जंगल में और अंदर जाता है, लेकिन उसे हवा ठंडी होती हुई महसूस होती है। हालांकि आसपास सब कुछ वैसा ही दिखता है। आगे का इलाका एक खतरनाक दिखने वाली पर्पल एनर्जी से ढका हुआ है। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हुए जिहा आगे न बढ़ने का फैसला करता है। उठते ही उसे टेरा ड्रोन्स इंतजार करते हुए मिलते हैं, जो उसे ब्लू मिस्ट चेसिंग फ्लावर के बीज देते हैं जो धुंध को साफ करते हैं। उनके बीच एक नया चेहरा देखकर उसे शक होता है कि यह उनका लीडर है और उसे एहसास होता है कि वह उस धुंधले इलाके से आए हैं जहां वह जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। एक प्रॉम्प्ट जिहा से पूछता है, टेरा ड्रोन की क्वीन को बचाने के लिए, तो वह मान जाता है, यह जानते हुए कि वह जंगल की हिफाजत करते हैं। वह पोशंस और रेशंस बनाता है ताकि उसके छोटे साथी लड़ाई के लिए तैयार रहें। फिर वह एक एरिया बफ के बारे में सोचता है ताकि उन्हें डेविल एंट्स के खिलाफ एक फायदा मिल सके, बिल्कुल पहले की तरह। वह प्टेरोड्रोन्स को डेविल एंट के छत्ते की तरफ इकट्ठा करता है, जहां से एंट्स का एक बहुत बड़ा झुंड निकलता है। जैसे ही कीड़े मकोड़ों की फौजें टकराती हैं, प्टेरोड्रोन्स पहले से बेहतर लड़ते हैं। जब तक जिहा एक बीटल को कमजोर पड़ते हुए नहीं देखता, वह एक खास थप्पड़ इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है जो उड़ने वाले डेविल एंट्स को हवा से गिरा देता है। हमारा लड़का एक पंख वाले मैसेंजर को टारगेट करता है जो मेन आर्मी को बुलाने की कोशिश कर रहा था और उसे सही वक्त पर हमला करके रोक देता है। इसी बीच हुआई आन जिहा की जनरल स्टोर पर जाती है, उस अफवाह वाले सोलर एप्पल के बारे में जानने के लिए, और इस बात से दिलचस्प थी कि सीओ ह्योजिन यहाँ आने के बाद मैन स्टॉकर को हरा चुकी थी। दुकान बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन वह उसके राज खोलने के लिए तैयार थी। दरवाजा बंद पाया
ओपन साइन होने के बावजूद वह एक क्लीनर से शेड्यूल के बारे में पूछती है। वह कहता है कि ये कल से खुला नहीं है और मालिक शायद ही कभी आसपास होता है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। ये याद करते हुए कि ये वीकेंड्स पर बंद रहता है, उसे शक होता है कि दुकान का मालिक खुद को मुश्किल से मिलने वाला बनाता है और उसे महसूस होता है कि वह जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा है। जब वह ढूंढ रही थी, जिहा ने अपने लीजन की मदद के लिए पंख वाले डेविल एंट को मार गिराया था। टेरा ड्रोन्स जीतकर वापस आते हैं, अपनी बचाई हुई क्वीन को उठाए हुए। जब क्वीन हिलने की कोशिश करती है, वह उसे ज्यादा जोर न लगाने की चेतावनी देता है। फिर वह एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, उसे उनका स्पॉन्सर बनाती है बदले में कीमती इनाम और सपोर्ट के लिए। जिहा तुरंत मान जाता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से उनकी पार्टनरशिप को पक्का करता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने टेरोड्रोन जनरल एक ताकतवर योद्धा में बदल जाता है। अब उसका टाइटल उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जल्दी ही बीटल्स की एक लाइन एसेंस और ईथर स्टोन्स का एक और बहुत बड़ा ढेर लेकर आती है, जितना उसे कभी चाहिए होगा उससे कहीं ज्यादा। 10 एसेंस और थोड़े से ईथर स्टोन्स काफी होते, लेकिन ग्रुप साफ तौर पर कुछ और सोचता है। जिहा टेरोड्रोन जनरल से मिले बीजों को देखता है। वाइल्ड ग्रेप सीड साधारण लगता है, लेकिन वर्ल्ड ट्री फ्रूट सीड रहस्यमयी लगता है। वह फैसला करता है कि उसका राज्य एक बार बो देने पर खुद ही सामने आ जाएगा और बाकी काम जंगल पर छोड़ देता है। फिर वह पास में एक कैबिन बनाने के बारे में सोचता है। अगली सुबह ह्यूंगनिम की अगुवाई में हंटर्स एक डंजन में घुसते हैं। पक्का थे कि डेविल एंड क्वीन अंदर है। इसके बजाय उन्हें वह पहले ही साफ मिलता है। घोंसला पूरी तरह खाली है, कोई एंट्स नहीं और क्वीन का कोई निशान नहीं। ह्यूंगनिम समझ नहीं पाता कि यह इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि डंजन अभी अभी खुला था, जो उन्हें यह शक करने पर मजबूर करता है कि किसी और ने डंजन क्लियर किया है। लेकिन लीडर इस आइडिया को खारिज कर देता है, उन्हें याद दिलाता है कि क्लियर किए हुए डंजन्स फिर से नहीं खुलते। वह और अंदर जाते हैं और हमले के साफ निशान पाते हैं। ये मानने से इनकार करते हुए कि सारे एंट्स गायब हो गए, वह पूरी तलाश का ऑर्डर देता है। तभी एक बहुत बड़ा हथेली का निशान दिखता है, जो एक डिस्ट्रक्शन लेवल मॉन्स्टर का इशारा करता है। ह्यूंगनिम घबराकर भागता है, पीछे हटने का ऑर्डर देता है और चेतावनी देता है कि कोई भी मॉन्स्टर जो डेविल एंट्स को खत्म कर सकता है, वह उनकी एबिलिटीज से कहीं ज्यादा है। एक गलत कदम का मतलब तुरंत मौत हो सकती है, इसलिए उन्हें इसे हंटर एसोसिएशन पर छोड़ देना चाहिए। सीन एक ऑफिस में बदलता है, जहां किम ह्यूंग सुक, ताकतवर गोरियो ग्रुप का उत्तराधिकारी, को बताया जाता है कि डेविल एंट नेस्ट हंटर्स के आने से पहले ही साफ हो चुका था। हथेली के निशान का साइज किसी भी जानी पहचानी चीज से अलग है, जो उसे एक मिथिक ग्रेड क्रीचर या उससे भी बदतर किसी चीज पर शक करने पर मजबूर करता है। यह सोच उसे बेचैन कर देती है, पिछली तबाही की यादों से घिरा हुआ। अगली सुबह जिहा सोल के एरिया 5 में एक बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता है, जहां उसकी अनाड़ी बहन हुआंग सुन्योंग उससे मिलने के लिए दौड़ती हुई बाहर आती है। वह उसे न दौड़ने की चेतावनी देता है, लेकिन वह फिर भी फिसल जाती है। उसे उठाते हुए वह चेक करता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह उसे तसल्ली देती है, अपने बारे में नहीं बल्कि उस किताब के बारे में जो वह उठाए हुए थी। सून यंग साउथ कोरिया की एक इकलौती ओरिगामी हंटर और एक किताबी कीड़ा जिहा से ब्रेकफास्ट लेती है, जो उनकी दूसरी बहन जूमी ने भेजा था, जबकि उसे एक किताब देती है जो उसने हाल ही में खरीदी थी। वह बताती है कि स्टोर मैनेजर परेशान लग रहा था क्योंकि कस्टमर्स उसे वापस करते रहते थे। जैसे ही वह उसे पलटकर देखता है, किताब चमकने लगती है और एक प्रॉम्प्ट दिखता है। उसे इन्फिनिट स्पेल बुक मिलता है, एक ऐसी चीज जो उसे थंडरबर्ड के फेदर और वेरियस नाम की एक खास इंक का इस्तेमाल करके स्पेल्स लिखने देती है। जी हाँ, अपनी बहन से पूछता है कि क्या यह किताब सिर्फ डिकोर है। वह कहती है कि किताब खाली है और उसमें लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए स्टोर ने इसे डिकोर के रूप में बेचा। जिहा खुद उसमें लिखने की कोशिश करता है और एहसास होता है कि वह भी नहीं लिख सकता, जो उससे मिले मैसेज को एक्सप्लेन करता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बहन को मैसेज नहीं मिला अगर वह अभी भी इसे डिकोर मानती है। सन यंग को चिंता होती है कि उसे किताब पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसका भाई उसे यकीन दिलाता है कि उसे पसंद है और उसे समझदारी से इस्तेमाल करने का वादा करता है, जो उसका मूड अच्छा कर देता है। बाद में अकेले में जिहा स्पेल बुक को टेस्ट करता रहता है, लेकिन अभी भी उसमें लिख नहीं पाता। थंडरबर्ड के फेदर और खास इंक की जरूरत वाले मैसेज को याद करते हुए उसे पता चलता है कि ये पक्षी बहुत बड़े, मुश्किल से मिलने वाले पक्षी हैं, जिनका 25 मीटर का विंग स्पैन होता है और वह दूर, मुश्किल इलाकों से आते हैं। उनका शिकार करने का ख्याल मुश्किल लगता है, तो वह फैसला करता है कि अभी के लिए ये सिर्फ डेकोरेशन रहेगा। जैसे ही वह कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक से एक चमक उसके हाथ के गिर्द घूमती है जो किताब पर रखा था। उसे 2 एबिलिटीज देती है, नाइस हैंडराइटिंग लेवल 1 और एंशिएंट मैजिक लेवल 1। वह थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है, कोई तुरंत बदलाव नहीं देखता, लेकिन उसे शक होता है कि उनका कोई खास मतलब हो सकता है। वह अपनी नई ट्रेड को ट्राई करता है, हैरान होता है कि उसकी पहले की गंदी हैंडराइटिंग अब बिल्कुल साफ दिखती है। हालांकि यह अभी भी उसे इन्फिनिट स्पेल बुक पर लिखने नहीं देता। बाहर अचानक हुई गड़बड़ उसकी अटेंशन खींचती है। एक गेट दिखता है जो एक ग्रासलैंड वैली में एक रैंक 0 डंजन को दिखाता है, जिसका एक ही मकसद है, 1 घंटे के अंदर एक थंडरबर्ड का फेदर निकालना, जहां सिर्फ लेबरर्स ही घुस सकते हैं। जिहा को शक होता है कि उसकी हैंडराइटिंग ट्रेट ने गेट को ट्रिगर किया है, लेकिन उसकी खतरनाक ऑरा के बावजूद उसे भरोसा है कि रैंक 0 डंजन संभालने लायक होगा। अंदर कदम रखते ही उसका स्वागत हरे भरे झरने और शांत खूबसूरती करती है, जब तक एक बहुत बड़ी परछाई ऊपर से नहीं गुजर जाती। ऊपर देखते हुए उसे थंडरबर्ड दिखता है,
बहुत बड़ा और चमकदार, जिसके पंख आसमान में फैले हुए हैं। पक्षी के बिल्डिंग जितने बड़े साइज से हैरान होकर जीहा सोचता है कि वह उसका शिकार कैसे कर सकता है। जब तक नरम पंख ऊपर से नीचे नहीं गिरते, उसे एहसास होता है कि उसे बस उन्हें इकट्ठा करना है। वह इस काम की अचानक आसानी पर हैरान होता है। अगला काम इंक ढूंढना है, और बिल्कुल सही वक्त पर वह प्टेरोड्रोन जिसे उसने आगे भेजा था, ग्रीन हर्ब एक्सट्रैक्ट की एक बोतल के साथ वापस आता है। सब कुछ तैयार होने के साथ वह अपने अगले मकसद की तरफ बढ़ता है, इन्फिनिट स्पेल बुक को अनलॉक करना। थंडरबर्ड फेदर और स्पेशल इंक का इस्तेमाल करके वह पहली बार लिखता है। सुनहरे रून्स निकलते हैं हवा में घूमते हुए। उससे पहले कि वह पास के एक पेड़ में खुद को खोद ले, उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी देखा है एक रून वर्ड का बनना। सीन जिहा की तरफ बदलता है, जो एक पुरानी कहानी याद करता है। एक बड़े पेड़ ने एक पुरानी जाति को 4 ताकतवर स्पेल्स सिखाए थे, क्रिएशन, हार्मनी, चेंज और डिस्ट्रक्शन। उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुराने लोगों ने रून वर्ड्स बनाए थे, जादुई लिखावटें जो स्पेल्स को स्टेबल बनाती थीं। अपनी दुकान में उसे एक किताब मिलती है जो बताती है कि वर्ल्ड ट्री ने इंसानों को मैजिक दिया था, जिसे सिर्फ रून वर्ड्स का इस्तेमाल करके ही सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था। उसे यह कभी नहीं मिले थे, और वह सोचता है कि क्या आज कोई उनका इस्तेमाल करता है। रून वर्ड्स पेड़ पर तब दिखते हैं जब स्पेल बुक की शर्तें पूरी हो जाती हैं। फिर भी वह उलझा हुआ है कि वह किताब में खुद क्यों नहीं दिखे। वह खोदे हुए पेड़ को उस पेड़ के रूप में पहचानता है जिसे उसने ड्रीम फॉरेस्ट में पहली बार घुसते वक्त लगाया था। उसे शक होता है कि यह लेजेंडरी वर्ल्ड ट्री का एक छोटा पौधा हो सकता है। निशान गायब होने के डर से वह रून वर्ड्स को अपनी किताब में कॉपी करता है। जैसे ही वह कार्विंग को पढ़ता है, वह हैरान होता है कि वह उन्हें समझ पा रहा है, पहली बार देखने के बावजूद। उसमें लिखा है, डिस्ट्रक्शन, तेरी आग सब कुछ जला देगी। एक बार जब वह पेड़ पर बने निशानों को अपनी किताब में कॉपी कर लेता है, लिखावट चेंज डिस्ट्रक्शन के एक असली स्क्रोल में बदल जाती है, जो रून मैजिक की ताकत को बढ़ाता है। वह पेज को फाड़ देता है, 99 और बनाने का प्लान बनाता है। जब वह पीछे देखता है, फटा हुआ पन्ना खुद ही ठीक हो गया है। इसका मतलब यह एक कभी न खत्म होने वाली जादू की किताब है। अगर उसके पास काफी स्याही हो तो वह बहुत सारे स्क्रोल्स बना सकता है, लेकिन उनका असली असर क्या है ये पता नहीं। क्योंकि वह खुद जादूगर नहीं है तो वह उन्हें खुद टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन किसी जादूगर को देकर वह और जान सकता है। थोड़ी देर बाद जी हाँ अपनी दुकान पर वापस आता है और उसे एक नई मेहमान मिलती है, एक लाल बालों वाली औरत। वह उसे ढूंढने की कई कोशिशों में नाकाम रहने के बाद गुस्से में थी। उसने अपना गुस्सा निकाला और जी हाँ ने माफी मांगी। एक झलक देखने के बाद उसने उसे आम इंसान समझा, जैसा उसके गिल्ड मेंबर चोल ह्योन ने कहा था। उसकी तेज नजर से जी हाँ को बेचैनी हुई। उसे लगा वह गुस्से में है, लेकिन वह असल में यह सोच रही थी कि उसकी असली दिलचस्पी जी हाँ में नहीं है, बल्कि उन खास चीजों में है जो वह बेचता है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने उसे अपना कार्ड दिया। उसने अपना नाम चाह वायोन बताया, जो इटर्नल फ्लेम गिल्ड की लीडर थी। उसने उसकी दुकान में अफवाह वाले खास आइटम्स के बारे में पूछा, और जी हाँ ने तुरंत समझ लिया कि उसका मतलब सोलर एप्पल या विंटर स्ट्रॉबेरी पोशंस से है, जो हाल ही में बहुत मशहूर हुए हैं। उसकी तकलीफ के लिए जी हाँ ने कुछ आइटम्स मुफ्त में देने की पेशकश की। वह हैरान थी क्योंकि ऐसी खास पोशंस इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वह उसे मुफ्त में दे रहा था। लेकिन जब उसने अपना स्टॉक चेक किया तो उसे पता चला कि उसके पास कुछ नहीं है, जो उसके साथ पहली बार हुआ था। यह प्टेरोड्रोन्स और इन्फिनिट स्पेलबुक की वजह से हुई हाल की परेशानियों के कारण हुआ था। जी हाँ शर्मिंदा हुआ। उसने माफी मांगी और अगले दिन तक आइटम्स तैयार रखने का वादा किया। हुएन थोड़ी निराश थी और सोच रही थी कि वह अच्छा है या सिर्फ नादान। उसने उसकी माफी कबूल की और इंतजार करने को मान गई। लाल बालों वाली औरत जाने लगी। निराश थी क्योंकि वह उसी दिन उसकी पोशंस ट्राई करना चाहती थी। तभी जीहा को याद आया कि वह एक आग की जादूगर है, तो उसने जल्दी से एक आग का स्क्रोल दिया जो उसने बनाया था, एक सैंपल के तौर पर। वह नहीं चाहता था कि वह खाली हाथ जाए। उसने स्क्रोल अदब से ले लिया, उसे खोला और उसमें आग का जादू मिला। उसे टेस्ट करने के बाद उसने उस जादू की तारीफ की। जब वह जगह जाने लगी, उसने उसकी चमकती हुई छड़ी देखी। हैरान था कि क्या जादू की वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद वायोन ने अपनी गिल्ड को स्पाइडर डंजन में ले गई और जल्दी से एक सेंटिनल स्पाइडर को हरा दिया। उसने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया और होशियार रहने को कहा। जब उसने अपनी छड़ी उठाई तो उसने अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस की। उसमें लगा रूनस्टोन तेज चमक रहा था। उसकी टीम से अचानक मिली चेतावनी ने उसे बताया कि उस पर जहर का हमला होने वाला है। वह बिना किसी नुकसान के उससे बच गई और उसने अंधेरे में छुपी हुई कई चमकती आंखें देखीं। उनकी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा दुश्मन थे। खतरे को पहचानते हुए उसके साथी ने गलती के लिए माफी मांगी और वापस जाकर दोबारा तैयार होने का सुझाव दिया। लेकिन गिल्ड लीडर अपनी जगह पर अडिग रही, अपनी ताकत पर भरोसा था और खतरों के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी छड़ी जलाई और आग का तेज हमला किया। अपने रास्ते में सब कुछ जला दिया। उसकी गिल्ड के मेंबर्स उसके जादू की ताकत देखकर हैरान थे। सोच रहे थे कि वह कितनी बेहतर हो गई है और मजाक कर रहे थे कि इस तरह तो वह पूरा डंजन अकेले ही साफ कर सकती है। आग शांत हो गई और ह्वायन उस ताकत से हैरान थी जो उसने इस्तेमाल की थी। सोच रही थी कि क्या यह जीहा के स्क्रोल से आई थी। अगली सुबह जीहा अपनी दुकान पर सोलर एप्पल और विंटर स्ट्रॉबेरी पोशंस तैयार करता है।
हुएन के जल्दी आने की वजह से उन्हें जल्दी जल्दी पैक कर रहा था। वह तभी आई जब वह काम खत्म कर रहा था। इस बार उसके साथ एक और इंसान था। औरत ने उसे कैश से भरा एक ब्रीफकेस दिया। स्क्रोल मुफ्त में लेने पर उसे शर्मिंदगी हो रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी ताकत ग्रेड एस आइटम्स से भी ज्यादा थी। उसकी कम दामों को देखकर उसने सोचा कि उसे पैसे की परवाह नहीं है। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए इतनी बड़ी रकम देखकर घबरा गया। उसने साफ किया कि वह पैसे की कदर करता है, लेकिन इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। हुआयोन ने उस शक्तिशाली स्क्रोल के पैसे देने पर जोर दिया। उसे चीट ग्रेड कहा, जिसने जी हाँ के स्पेलबुक की कीमत पर यकीन को पक्का किया। उसने जरूरत पड़ने पर पैसे ट्रांसफर करने की पेशकश की, लेकिन उसने अदब से मना कर दिया। इसे देर के लिए माफी के तौर पर बताया। अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह इस पेमेंट के लायक नहीं है, क्योंकि उसका असली मकसद उससे उस स्क्रोल को टेस्ट करवाना था जो अभी तक साबित नहीं हुआ था। उसने उसे चेताया कि अच्छाई पल भर में बेवकूफी बन सकती है, जिसने उसके साथी को परेशान कर दिया। उसने उसकी तुलना सोने के अंडे देने वाली हंस से की। उन्हें मुफ्त में देना सिर्फ शिकारियों को बुलाना होगा। उसने जी हाँ की एबिलिटीज को हंस के सोने के अंडों से जोड़ा कि वह कमाल की हैं, लेकिन शिकारियों की दुनिया में खतरनाक भी हैं। हुआयोन अपने असली मुद्दे पर वापस आई। उसे इटर्नल फ्लेम गिल्ड में शामिल होने का न्योता दिया। यह अचानक मिली पेशकश उसे हैरान कर देती है, और उसने जल्दी से अपनी पहले की बेबाकी के लिए माफी मांगी। उसे यकीन दिलाया कि उसकी गिल्ड भरोसेमंद है। गिल्ड लीडर ने खुद कैश लाने की बात मानी ताकि वह अपनी गिल्ड की उसे इनाम देने की कमिटमेंट दिखा सके। हालांकि जी हाँ उनकी शोहरत जानता था, फिर भी उसने उनकी कोशिशों की तारीफ की। गिल्ड के सपोर्ट पर जोर देते हुए उसने चुल ह्यून को इंट्रोड्यूस किया, जो उनका चीफ एल्केमिस्ट था, और जी हाँ को बहुत सारे रिसर्च कोलैबोरेशंस का वादा किया। उन्होंने उसे एक खास सैलरी और फायदे देने का यकीन दिलाया, शुरू से ही एक ऊंची पोस्ट के साथ। शुक्रगुजार होते हुए भी उसने पेशकश ठुकरा दी, जिसे उसने गलत समझा और अपने साथी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहा। जब उसकी इनकार उसके दिमाग में बैठी तो वह हैरान रह गई। पूछने लगी कि उसने इतनी अच्छी शर्तों को क्यों ठुकरा दिया। उसने समझाया कि यह पेशकश उसे बहुत ज्यादा लग रही है और उसे लगता है कि दूसरे लोग ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन उसकी यह सादगी उसे और भी परेशान कर देती है। उसने माना कि उसने एक कम रैंक वाले हंटर के तौर पर शुरुआत की थी, जिसके पास कोई खास शक्ति नहीं थी। उसकी खास आइटम्स बनाने की एबिलिटी किस्मत, हालात और एक अच्छे दोस्त की वजह से है। उसे शक है कि उसकी स्किल्स ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी और वह अपनी दुकान से जुड़ा रहना पसंद करता है। उसकी गिल्ड मेंबर ने उसके फैसले का सम्मान करने को कहा। उसकी गिल्ड मेंबर को लगा कि जी हाँ आसानी से नहीं मानेगा, और उसने उसके फैसले का सम्मान करने को कहा। हमारा लड़का उन्हें यकीन दिलाता है कि वह होशियार रहेगा और उनकी सलाह मानेगा, और उस पोषण के लिए उससे ज्यादा पैसे लेगा जो उसने रिजर्व की थी। इनकार से बेचैन होते हुए भी उसने उसे चेताया कि किसी मुश्किल में उसे इसका अफसोस न हो। उसने गिल्ड को यकीन दिलाया कि वह महफूज है, अपनी जादुई हमिंग बेल की वजह से, एक फूल जो उसे खतरे से आगाह करता है। कहानी फिर बदलती है, यह बताते हुए कि कैसे गेट्स ने दुनिया बदल दी है। प्रकृति खत्म हो रही है, राक्षस समुद्री किनारों और समुद्रों पर छा गए हैं, और पहाड़ और घाटियां भी कम शरण देती हैं। फिर भी सपनों के जंगल में जी हाँ को एक खास शरण मिलती है। एक शांत समुद्री किनारे का मजा ले रहा था, जो उसे हैरान कर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ सिर्फ जंगल की उम्मीद की थी। जब वह आराम कर रहा था तो सोच रहा था कि क्या वह दुकान का मालिक बनने के लायक है। उसने अपनी दुकान पर ज्यादा ध्यान देने की उम्मीद की थी, लेकिन वायन से मुलाकात ने उसे थका दिया था। आराम की तलाश में वह अपनी किताबों के साथ एक आग के पास बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक बात भूल गया था। अनचाहे मेहमान कभी भी आ सकते हैं, जैसे वह रहस्यमयी सफेद बिल्ली जो उसे जल्दी ही मिलती है। 2 घंटे पहले जी हाँ एक आग के पास आराम कर रहा था, लहरों की आवाज सुन रहा था, जो अब आम बात नहीं थी क्योंकि समुंदर खतरनाक हो गए थे। तभी उसने दूसरों को यहाँ लाने के बारे में सोचा। उसे एक हल्की बिल्ली जैसी आवाज सुनाई दी, जंगली लेकिन नरम। उसने देखा कि उसकी हमिंगबेल प्लांट शांत थी, तो उसे पता चल गया कि यह कोई खतरा नहीं है। तभी एक प्टेरोड्रोन दिखा, उसे उस जगह तक ले गया। एक बड़ी सफेद बिल्ली जिसका नाम एक्टस था, कमजोर और जख्मी लग रही थी। उसे नर्मता से उठाते हुए उसने सोचा कि क्या कोई पोषण मदद कर सकती है। जब उसने उस जीव को गोद में लिया, टेरोड्रोम से एक हल्की सरगोशी उसकी नजर को मोड़ दिया। कई और प्टेरोड्रोन्स की तरफ जो मछलियां लिए हुए थे। जब उसने पूछा कि क्या वह एक्टस की देखभाल कर रहे थे, उनकी सोच ने उसे प्रभावित किया और उसने अगले बार और खाना लाने का वादा किया। सीन फिर से वर्तमान में बदल जाता है। जी हाँ को सुकून मिला जब उसने देखा कि एक्टिस पोषण पर अच्छा असर कर रही है। बिल्ली जो पहले कांप रही थी, अब शांति से सो रही थी। इससे जी हाँ की सपनों के जंगल के बारे में जिज्ञासा बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने यहाँ पहले कभी जानवर नहीं देखे थे। जब एक्टस ने अपनी आंखें खोली, जब जी हाँ ने नर्मता से उसका सर थपथपाया, उसने माफी मांगी, लेकिन बिल्ली ने नर्मता से घुरघुर किया। उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर उसने उसे गले लगा लिया और उसका नाम बदलने का फैसला किया। बायोम उसकी शेर जैसी शक्ल से प्रभावित होकर जी हाँ बेआम को अपनी दुकान पर ले आता है, जहां ग्राहक तुरंत उस जादुई जीव पर फिदा हो जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। उसने समझाया कि उसे वह एक डंजन में मिला था और वह उसे अपने साथ ले आया क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं थी। जब एक ग्राहक ने बायोम को सहलाने की कोशिश की, बिल्ली ने उसे खरोंच दिया। जी हाँ ने जल्दी से माफी मांगी और समझाया कि बिल्ली शर्मीली है।
उसने देखा कि वह सिर्फ उसे ही प्यार दिखाती है, जिसकी वजह से वह दूसरों से डरती है। वह सोचने लगा कि क्या उसे दुकान में रखना अच्छा ख्याल है, लेकिन उसे घर पर अकेला छोड़ना भी बेहतर नहीं था। उसी पल हाइजिन कॉफी के साथ वहां आई, यह बताते हुए कि उसका पास में कुछ काम है। वह बायोम को देखकर चौंक गई, और तब और भी ज्यादा चौंक गई जब जीहा ने बिल्ली को शेर कहा। उसने सोचा कि शायद सोडविच को भी डर लगता है। उसने उसे कॉफी दी, लेकिन बिल्ली उसके पास आई, जिसने उसे घबरा दिया। माफी मांगते हुए उसने बिल्ली को नीचे उतारने को कहा। बिल्ली को लगता है वह एजेंट का स्पर्श चाहती है, तो उसने होशियारी से उसे सहलाया। उसकी नर्मता और नर्म स्वभाव ने उसकी घबराहट कम कर दी। उसने कहा कि जीहा के शक्तिशाली बफ स्क्रोल्स मुफ्त में बांट